आज कहानी का दिन है और आइए आज सुनते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है जाह्नवी और कहानी लिखी है जैनेन्द्र कुमार ने। सुनते हैं कहानी। आज तीसरा रोज है। तीसरा नहीं, चौथा रोज है। वह इतवार की छुट्टी का दिन था। सवेरे उठा और कमरे से बाहर की ओर झांका तो देखता हूँ मोहल्ले के एक मकान की छत पर कांव कांव करते हुए कौवे से घिरी हुई एक लड़की खड़ी है। खड़ी खड़ी बुला रही है, कौ आओ, कौओ आओ। कौवे बहुत काफी आ चुके हैं, पर और भी आते जाते हैं। वे छत की मुंडेर पर बैठ अधीरता से पंख हिला हिलाकर बेहद शोर मचा रहे हैं। फिर भी उन कौओं की संख्या से लड़की का मन जैसे भरा नहीं है। बुला ही रही है, कौओ आओ, कौओ आओ। देखते देखते छत की मुंडेर कौओं से बिल्कुल काली पड़ गई। उनमें से कुछ अब उड़ उड़कर उसकी धोती से जा टकराने लगे। कौओं के खूब आ गिरने पर लड़की मानो उन आमंत्रित अतिथियों के प्रति गाने लगी। कागा चुन चुन खाइयो। गाने के साथ उसने अपने हाथ की रोटियों में से तोड़ तोड़कर नन्हे नन्हे टुकड़े भी चारों ओर फेंकने शुरू किए। गाती जाती थी, कागा चुन चुन खाइयो। वह मग्न मालूम होती थी और अनायास उसकी देह थिरक कर नाच सी जाती थी। कौवे चुन चुन कर खा रहे थे और वह गा रही थी, कागा चुन चुन कर खाइयो। आगे वह क्या गाती है, कौवों की कांव कांव और उनके पंखों की फड़फड़ाहट के मारे साफ सुनाई न दिया। कौवे लपक लपक कर मानो छूटने से पहले उसके हाथों से टुकड़ा छीन ले रहे थे। वे लड़की के चारों ओर ऐसे छा रहे थे मानो वे प्रेम से उसको ही खाने को उद्यत हो। और लड़की कभी इधर कभी उधर झुककर घूमती हुई ऐसे लीन भाव से गा रही थी कि जाने क्या मिल रहा हो। रोटी समाप्त होने लगी। कौवे भी यह समझ गए। जब अंतिम टुकड़ा हाथ में रह गया तो वह गाती हुई उस टुकड़े को हाथ में फहराती हुई जोर से दो तीन चक्कर लगा उठी। फिर उसने वह टुकड़ा ऊपर आसमान की ओर फेंका, कौओ खाओ, कौओ खाओ। और बहुत से कौवे एक ही साथ उड़कर उसे लपकने झपटे। उस समय उन्हें देखती हुई लड़की मानो आनंद में चीखती हुई सी आवाज में गा उठी, दो नैना मत खाइयो, पीऊं मिलन की आस। रोटियां खत्म हो गई। कौवे उड़ चले। लड़की एक एक कर उनको उड़कर जाता हुआ देखने लगी। पल भर में छत कोरी हो गई। वह आसमान के नीचे अकेली अपनी छत पर खड़ी थी। आसपास बहुत से मकानों की बहुत सी छतें थीं। उन पर कोई होगा, कोई न होगा। पर लड़की दूर अपने कौओं को उड़ते जाते हुए देखती रह गई। गाना समाप्त हो गया था। धूप अभी फूटी ही थी। आसमान गहरा नीला था। लड़की के ओंठ खुले थे, दृष्टि स्थिर थी। जाने भूली सी वह क्या देखती रह गई थी। थोड़ी देर बाद उसने मानो जाग कर अपने आसपास के जगत को देखा। इसी की राह में क्या मेरी और भी देखा होगा? देखा भी हो, पर शायद मैं उसे नहीं दिखा था। उसके देखने में सचमुच कुछ दिखता ही था, यह मैं कह नहीं सकता। पर कुछ ही पल के अंतर वह मानो वर्तमान के प्रति, वास्तविकता के प्रति चेतन हो आई। तब फिर बिना देर लगाए चट चट उतरती हुई वह नीचे अपने घर में चली गई। मैं अपनी खिड़की में खड़ा खड़ा चाहने लगा कि मैं भी देखूं कि कौवे कहां कहां उड़ रहे हैं और वे कितनी दूर चले गए हैं। क्या वे कहीं दिखते भी हैं? पर मुश्किल से मुझे दो एक ही कौवे दिखे। वे निरर्थक भाव से यहां बैठे थे या वहां उड़ रहे थे। वे मुझे मूर्ख और घिनौने मालूम हुए।
उनकी काली देह और काली चोंच मन को बुरी लगी। मैंने सोचा कि नहीं, अपनी देह में कौओं से नहीं कुचवाऊंगा। छी, घुन घुन कर इन्हें के खाने के लिए क्या मेरी देह है? मेरी देह और कौवे, छी। जान पड़ता है खड़े खड़े मुझे काफी समय खिड़की पर हो ही गया, क्योंकि इस बीच देखा कि ढेर के ढेर कपड़े कंधे पर लादे वही लड़की फिर उसी छत पर आ गई है। इस बार वह गाती नहीं है, वहां पड़ी एक खाट पर उन कपड़ों को पटक देती है और उन कपड़ों में से एक एक को चुनकर फटक कर वही छत पर फैला देती है। छोटे बड़े उन कपड़ों की गिनती काफी रही होगी। वे उठाए जाते रहे, फटके जाते रहे, फैलाए जाते रहे, पर उनका अंत ही आता न दिखा। आखिर जब खत्म हो गए तो लड़की ने सिर पर आए हुए धोती के पल्ले को पीछे किया। उसने एक अंगड़ाई ली, फिर सिर को जोर से हिलाकर अनबंधे बालों को छिटक लिया और धीमे धीमे वहीं डोलकर उन बालों पर हाथ फेरने लगी। कभी बालों की लट को सामने लाकर देखती, फिर उसी को लापरवाही से पीछे फेंक देती। उसके बाल गहरे काले थे और लंबे थे। मालूम नहीं उसे अपने इस वैभव पर सुख था या दुख था। कुछ देर वह उंगलियां फेर फेर कर अपने बाले को इकट्ठा समेटकर झटपट जूड़ा सा बांध पल्ला सिर पर खींच वह नीचे उतर गई। इसके बाद मैं खिड़की पर नहीं ठहरा। घर में छोटी साली आई हुई है, इसी शहर के दूसरे भाग में रहती है और ब्याह न करने के कॉलेज में पढ़ती है। मैंने कहा, सुनो, यहाँ आओ। उसने हंसकर पूछा, यहाँ कहाँ? खिड़की के पास आकर मैंने पूछा, क्यों जी, जानवी का मकान जानती हो? जानवी? क्यों, वह कहाँ है? मैं क्या जानता हूं कहाँ है, पर देखो वह घर तो उसी का नहीं है। उसने कहा, मैंने घर नहीं देखा, इधर उसने कॉलेज भी छोड़ दिया है। चलो अच्छा है, मैंने कहा और उसे जैसे तैसे टाला, क्योंकि वह पूछने ताछने लगी थी क्या काम है, जानवी को मैं क्या और कैसे और क्यों जानता हूं। सच यह था कि मैं रत्ती भर उसे नहीं जानता था। एक बार अपने ही घर में इसी साली की कृपा और आग्रह पर एक निगाह एक को देखा था। बताया गया था कि वह जानवी है और मैंने अनायास स्वीकार कर लिया था कि अच्छा, वह जानवी होगी। उसके बाद की सच्चाई यह है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि उस जानवी का क्या बन गया और क्या नहीं बना। पर किसी सच्चाई को बहनोई के मुंह से सुनकर स्वीकार कर ले तो साली क्या, 30 पर सच्चाई ऐसी कि निरस। पर ज्यों त्यों मैंने टाला। बात बात में मैंने कहना भी चाहा कि ऐसे ही तुम जानवी को जानती हो, ऐसे ही तुम साथ पढ़ती थी कि जरा बात पर कह दो मालूम नहीं, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और आज बुध भी होकर चुका जा रहा है। चौथा रोज है। हर रोज सवेरे खिड़की पर देखता है कि कौवे कांव कांव छीन झपट कर रहे हैं और वह लड़की उन्हें रोटी के टुकड़े के मिस कर रही है। कागा चुन चुन खाइयो। मुझको नहीं मालूम कि कौवे जो कुछ उसका खाएंगे और कुछ भी उसकी सोच है। कौवों को बुला रही है, कौओ आओ, कौओ आओ। सागरे कर रही है, कौओ आओ, कौओ आओ। वह खुश है कि कौवे आ गए हैं और वे खा रहे हैं। पर एक बात है कि ओ कौओ, जो तन चुन चुन कर खा लिया जाएगा उसको खा लेने में मेरी अनुमति है। वह खा खा कर तुम सब निपटा देना, लेकिन ऐ मेरे भाई कौओ, इन दो नैनों को छोड़ देना, इन्हें कहीं मत खा लेना। क्या तुम नहीं जानते कि उन नैनों में एक आस बसी है जो पराये के बस है। वे नैना पियों की वाट में है। ए कौओ, वो मेरे नहीं है, मेरे तन के नहीं है।
वे पीठ की आस को बनाए रखने के लिए है, वे पीयू की आस को बनाए रखने के लिए है, सो उन्हें छोड़ देना। आज सवेरे भी मैंने ये सब कुछ देखा। कौओं को रोटी खिलाकर वह उसी तरह नीचे चली गई। फिर छोटे बड़े बहुत से कपड़े धोकर लाई, उसी भांति उन्हें झटक कर फैला दिया। वैसे ही बाल छितराकर थोड़ी देर डोली, फिर सहसा ही उन्हें जूड़े में संभाल कर नीचे भाग गई। जानवी को घर में एक बार देखा था। पत्नी ने उसे खास तौर पर देख लेने को कहा था और उसके चले जाने पर पूछा था, क्यों, कैसी है? मैंने कहा था, बहुत भली मालूम होती है, सुंदर भी है, पर क्यों? अपने बिरजू के लिए कैसी रहेगी? बिरजू दूर के रिश्ते में मेरा भतीजा होता है, इसी साल एमए में पहुंचा है। मैंने कहा, अरे ब्रजनंदन, वो उसके सामने बच्चा है। पत्नी ने अचरज से कहा, बच्चा है? 22 बरस का तो हुआ। 22 छोड़ 42 का भी हो जाए, देखा नहीं कैसे ठाठ से रहता है। ये लड़की देखो कैसी, बस सफेद साड़ी पहनती है। बिरजू इसके लायक कहाँ है? यूं भी कह सकती हो कि वह बेचारी लड़की बिरजू के ठाठ के लायक नहीं है। बात मेरी कुछ सही कुछ व्यंग थी। पत्नी ने उसे कान पर भी न लिया। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि पत्नी जी की कोशिशों से जानवी के माँ बाप से काफी आगे तक बात कर ली गई है। शादी के मौके पर क्या देना होगा, क्या लेना होगा, एक एक कर सभी बातें पेश की तय होती जा रही है। इतने में सारे किए कराए पर पानी फिर गया। जब बात कुल किनारे पर आ गई थी, तभी हुआ क्या कि हमारे ब्रजनंदन के पास एक पत्र आ पहुंचा। उस पत्र के कारण एकदम सब चौपट हो गया। इस रंग में भंग हो जाने पर हमारी पत्नी जी का मन धीमे धीमे कर घुर घुर चूर चूर सा होता गया। उसी पर बड़ी खुश मालूम होने लगी। मैं तो मानो इन मामलों में अनावश्यक प्राणी ही हूं ही। कानों कान मुझे खबर तक न हुई। जब हुई तो इस तरह। पत्नी जी एक दिन सामने आदम की, बोली, यह तुमने जानवी के बारे में पहले से क्यों नहीं बतलाया? मैंने कहा, जानवी के बारे में मैंने पहले से क्या नहीं बतलाया भाई? यह कि वह कैसी है। मैंने पूछा, ऐसी कैसी? उन्होंने कहा, बनो मत, जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा, अरे यह तो कोई हाई कोर्ट का जज भी नहीं कह सकता कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन आखिर जानवी के बारे में मुझे क्या क्या मालूम है, यह तो मालूम हो। श्रीमती जी ने अकृत्रिम आश्चर्य से कहा, बिरजू के पास खत आया है, सो तुमने कुछ नहीं सुना? आजकल की लड़कियां, हाँ, बस कुछ न पूछो। यह तो चलो भला हुआ कि मामला खुल गया, नहीं तो क्या मामला कहां कैसे खुला और भीतर से क्या कुछ रहस्य बाहर हो पड़ा, सो सब बिना जाने में क्या निवेदित करता। मैंने कहा, कुछ बात साफ भी कहो। उन्होंने कहा, वह लड़की आशनाई में फंसी थी, पढ़ी लिखी सब एक जात की होती है। मैंने कहा, सबकी जात बिरादरी एक हो जाए तो बखेड़ा टले, लेकिन असल बात भी तो बताओ। असल बात जाननी है तो जाकर पूछो उसकी महतारी से। भली समधिन बनने चली थी, वह तो मुझे पहले से दाल में काला मालूम होता था। पर देखो ना, कैसे सीधी भूली बातें करती थी। वह तो देर क्या थी, सब हो ही चुका था। बस लगन मुहूर्त की बात थी। राम राम, भीतर पेट में कैसी कालिक रखे है, मुझे पता न था। चलो, आखिर परमात्मा ने इज्जत बचा ली। वह लड़की घर में आ जाती तो मेरा मुंह अब दिखने लायक रहता। मेरी पत्नी का मुंह क्यों किसी भांति दिखने लायक न रहता? उसे क्या विकृति आ रहती, सो उनकी बातों से समझ में न आया। उनकी बातों में रस कहीं भांति का मिला, तथ्य न मिला। कुछ देर बाद उन बातों से मैंने तथ्य पाने का यत्न ही छोड़ दिया
और चुपचाप पाप पुण्य धर्म अधर्म का विवेचन सुनता रहा। पता लगने पर मालूम हुआ कि बृजमोहन के पास खुद लड़की यानी जानवी का पत्र आया था। पत्र मैंने देखा। उस पत्र को देखकर मेरे मन में कल्पना हुई कि अगर वह मेरी लड़की होती तो। मुझे यह अपना सौभाग्य मालूम नहीं हुआ कि जानवी मेरी लड़की नहीं है। उस पत्र की बात कई बार मन में आई और घुमड़ती रह गई। पत्र बड़ा नहीं था। सीधे सादे ढंग से उसमें लिखा था कि आप जब विवाह के लिए यहाँ पहुंचेंगे तो मुझे प्रस्तुत भी पाएंगे, लेकिन मेरे चित्त की हालत इस समय ठीक नहीं है और विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठान की पात्रता मुझ में नहीं है। एक अनुगता आपको विवाह द्वारा मिलनी चाहिए, वह जीवन संगिनी भी हो। यह मैं हूं या हो सकती हूं, इसमें मुझे बहुत संदेह है। फिर भी अगर आप चाहे, आपके माता पिता चाहे, तो मैं प्रस्तुत में हूं। विवाह में आप मुझे मांग लोगे और स्वीकार करेंगे तो मैं अपने को दे दूंगी। आपके चरणों की धूली माथे से लगा लूंगी, आपकी कृपा मानूंगी, कृतज्ञ होंगी। पर निवेदन है कि यदि आप मुझ पर से अपनी मांग उठा लेंगे, मुझे छोड़ देंगे, तो मैं कृतज्ञ होंगी। निर्णय आपके हाथ है, जो चाहे करे। मुझे बृजनंदन पर आश्चर्य आकर भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने दृढ़ता से कह दिया कि मैं यह शादी नहीं करूंगा। लेकिन उसने मुझसे अकेले में यह भी कहा था कि चाचा जी, मैं और विवाह करूंगा ही नहीं, करूंगा तो उसी से करूंगा। उस पत्र को वह अपने से अलहदा नहीं करता है और देखता हूं कि उस बृजनंदन का ठाट बाट आप ही कम होता जा रहा है, सादा रहने लगा है और अपने प्रति सगर्व बिल्कुल भी नहीं दिखता है। पहले विजेता बनना चाहता था, अब विनयावतन दिखता है और आवश्यकता से अधिक बात नहीं करता। एक बार प्रदर्शनी में मिल गया, मैं तो देखकर हैरत में रह गया। बृजनंदन एकाएक पहचाना भी नहीं जाता था। मैंने कहा, बृजनंदन, कहो क्या हाल है? उसने प्रणाम करके कहा, अच्छा है। वह मेरे घर पर भी आया। पत्नी ने उसे बहुत प्रेम किया और बहुत बहुत बधाई दी कि ऐसी लड़की से शादी होने से चलो भगवान ने समय पर रक्षा कर दी। जानवी नाम की लड़की की एक एक छिपी बात बिरजू की चाची को मालूम हो गई है। वह बातें, ओह, कुछ न पूछो। बिरजू भैया मुंह से भगवान किसी की बुराई न करावे। लेकिन फिर कहा, भाई अब बहू के बिना काम कब तक हम चलाए? तू ही बता। क्यों रे, अपनी चाची को बुढ़ापे में भी तू आराम नहीं देगा? सुनता है कि नहीं? बृजनंदन चुपचाप सुनता रहा। पत्नी ने कहा, और यह तो तुझे क्या हो गया है? अपने चाचा के पोते तुझे भी लग गई है क्या? न ढंग के कपड़े न रीत की बातें, उन्हें तो अच्छे कपड़े लते सोते नहीं। तू क्यों ऐसा रहने लगा है रे? बृजनंदन ने कहा, कुछ नहीं चाची, और कपड़े घर पर रखे हैं। अकेले पाकर मैंने भी उससे कहा, बृजनंदन, बात तो सही है, अब शादी के काम में लगना ही चाहिए, घर बसाना चाहिए, है कि नहीं? बृजनंदन ने मुझे देखते हुए बड़े बूढ़े की तरह कहा, अभी तो उम्र पड़ी है चाचा जी। मैंने इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। अब खिड़की के पार इतवार को, सोमवार को, मंगलवार को और बुधवार को भी सवेरे ही सवेरे नित रोटी के मिस कौवों को पुकार पुकार कर बुलाते खिलाकर यह वो लड़की देख रहा हूं। क्या वह जानवी है? जानवी को मैंने एक ही बार देखा है, इसीलिए मन को कुछ निश्चय नहीं होता। इतना भी क्या था, लावण्य शायद उस जानवी में अधिक था। यह वह नहीं है, जानवी नहीं है, ऐसी दिलासा मैं मन को तनिक भी नहीं दे पाता हूं। सवेरे सवेरे इतने कौवे बुला लेती है
कि खुद दिखते ही नहीं, काले काले वे ही दिखते हैं, और वे भी उसके चारों ओर ऐसी छीना झपटी सी करते हुए उड़ते रहते हैं, मानो बड़े स्वाद से, बड़े प्रेम से चौथ चौथ कर उसे खाने में लिए आसपास बदबदाई मचा रहे हैं। पर उनसे गिरी वह कहती है, आओ कौओ आओ। जब वे आओ आओ कहती है, गाती है, कागा चुन चुन खाइयो, और जब जाने कहां कहां के कौवे इकट्ठे इकट्ठे काव काव करते हुए चुन चुन कर खाने लगते हैं, और फिर भी खाओ खाओ करके उससे उससे भी ज्यादा मांगने लगते हैं। तब वह चीख मचाकर चिल्लाती है कि और एक आगा, नहीं ये दो नैना मत खाइयो, मुहे पिया मिलन की आश। तो आप सुन रहे थे कहानी जानवी, लेखक जैनेन्द्र कुमार।